टैक्स इनवॉइस चैप्टर में जीएसटी में क्या अमेंडमेंट्स हैं। अगर हमारा एग्जाम्स नवंबर दिसंबर 2023 में है, आप बच्चों के पास 11th एडिशन की बुक है, 11th एडिशन की क्लास है, राइट। अब उसमें थोड़े थोड़े से चीजें हमने यहां पर चेंजेस की हैं, बहुत माइनर सी, 5% भी नहीं है। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े, चाहे वो टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड हो, ई इनवॉइस से रिलेटेड हो, है ना, चाहे वो आपका कॉन्सेप्ट हो रिसीट वाउचर का, रिफंड वाउचर का, पेमेंट वाउचर का, या डेबिट नोट क्रेडिट नोट का, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा है डिटेल्ड में, सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 34 तक। और इस चैप्टर की लिंकिंग भी मैंने करके दी थी आपको क्लास में, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर से, सेक्शन 12 से और सेक्शन 13 से। किसकी लिंकिंग? सेक्शन 31 की लिंकिंग। कहीं कोई चेंजेस नहीं है, कहीं कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। जो आपने क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए और रिवाइज करते हुए एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। थोड़ी थोड़ी सी बातें जो अभी बताऊंगा उसका भी बस ध्यान रख लेना, ठीक है। चलते हैं सर, पेज नंबर 9.5, 9.7, 9.23 एंड 9.36 पे जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं हुए हैं और जो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपको कराए गए हैं उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है अमेंडमेंट को लेके। थोड़ा थोड़ा चीज ध्यान रखना है आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेज नंबर 9.5 पे चलते हैं। एक होता है ना, अमेंडमेंट के नाम से हम लोग डर जाते हैं कि अरे कोई मेजर अमेंडमेंट्स हैं, अब क्या होगा, एग्जाम है हमारा नजदीक में, अभी तक का पढ़ाया हुआ सब बेकार। ऐसा नहीं होता। कोई भी अमेंडमेंट्स आपको जो हिट करेगी वो 5-10% हिट करती है ओवरऑल पूरे इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस को मिला के। और अभी वाली अमेंडमेंट्स तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका फाइनेंस एक्ट चेंज नहीं हुआ है। अगर हमारा एग्जाम 2024 में है तो फाइनेंस एक्ट चेंज है। आपका फाइनेंस एक्ट 2022 क्लास में पढ़ा, अब मान लो आपका एग्जाम 2024 में है, आप एग्जाम्स का ईयर ही शिफ्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर वहां पर क्या होता है, हमारी बुक चेंज हो जाएगी, असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा, रेफरेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, रेफरेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर सब चेंज हो जाएगा। आपने क्लास में जो फाइनेंशियल ईयर पढ़ा अपने इस एग्जाम्स के लिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23, वही आपके लिए है। इनकम टैक्स में आपका नवंबर दिसंबर 2023 में एग्जाम्स है, राइट। इसके लिए जो प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और फाइनेंस एक्ट आपने पढ़ा उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स। ये छोटे छोटे से चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ 6 मंथ्स सर्कुलर एंड 6 मंथ्स नोटिफिकेशन के कारण। अब पेज नंबर 9.5 में हम लोगों ने यहां पर टैक्स इनवॉइस का कंटेंट पढ़ा, रूल 46, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए। तो यहां पर जब आई बात कि आप सप्लाई कर रहे हैं, रेसिपिएंट कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 और मोर है या 50,000 से लेस है, उसके हिसाब से यहां पर बात की गई कि इनवॉइस में ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब उसमें एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, ऐसे कह लो, छोटा सा चेंजेस आया। ये जो रूल 46 है, इसमें इस पॉइंट पर जब हम सप्लाई कर रहे हैं किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, देखो रजिस्टर्ड पर्सन को जब आप सप्लाई करते हो तो उसका जीएसटीआईएन नंबर डालने के बाद सब कुछ आ जाता है, उसका स्टेट वगैरह सब आ जाता है। रजिस्टर्ड पर्सन की तो बात हो ही नहीं रही। जब इस बॉक्स में हम लोग बात कर रहे थे कि मैं रजिस्टर्ड हूं और मैं सप्लाई किसको कर रहा हूं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, 50,000 और मोर, तो ये डिटेल्स चाहिए कम से कम इनवॉइस पे। और अगर लेस देन 50,000 है तो चाहे तो दे दो वरना ना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे था ऑप्शनल। लेकिन अब कहता है कि नहीं, अगर अब एक खास केस है। खास केस क्या है, हम सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, टैक्सेबल सर्विसेज, गुड्स की बात नहीं है। ये जो आपका 5-6 लाइन मैंने ऐड किया है रूल 46 में, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में क्या कहता है, अगर मैं टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं कौन हूं, इको, जिसका 9.5 में डिस्कशन किए, जिसका हम लोग सेक्शन 24 में डिस्कशन किए, चार्ज ऑफ जीएसटी 9.5 में इको का डिस्कशन किए, और या फिर हम लोग सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ रहे थे तो इको का डिस्कशन किए। इको का तो बहुत क्लास में डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है। सर सप्लाई कौन कर रहा है, इको, किसका, टैक्सेबल सर्विसेज का, या फिर इको के थ्रू कर रहे हैं। सर एक होता है सप्लाई इको कर रहा है, इको बाय इको, और एक होता है हम इको के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। मैं किसी पोर्टल के थ्रू तुम्हें सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं, मतलब तुम किसी पोर्टल पे गए, वहां से सर्विसेज ले रहे हो, और वो पोर्टल वाला
मतलब मैं वेंडर हूं, उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हूं, मैं उस पोर्टल के थ्रू तुम्हें सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं, या फिर वो पोर्टल वाला डायरेक्ट तुम्हें सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड बाय और थ्रू ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इको, ये एक हो गया। इसमें दो बात हो, देखो इस एक लाइन में गुड्स की बात नहीं हो रही, देखो यहां से लेकर यहां तक गुड्स की बात ही नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? सर्विसेज की। अब यहां से यहां तक किसकी बात हुई? इको की। इको में दो बातें हुई, सप्लाई बाय इको और या सप्लाई थ्रू इको। कौन सी सप्लाई? सर्विसेज की सप्लाई। एक पॉइंट ये हो गया। अब एक और पॉइंट, या फिर सप्लाई हो रही है किसके थ्रू? OIDAR सर्विस प्रोवाइडर टू अ रेसिपिएंट हु इज अनरजिस्टर्ड। अब सर OIDAR सर्विस प्रोवाइडर की बात कहां हुई थी? रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन 24 में, कि इनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है ना सर। अगर ये OIDAR सर्विस प्रोवाइडर, एग्जाम्पल भी लिया था कि ऑनलाइन तुम गेम खेलते हो, पैसे देते हो, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, ऑनलाइन तुम पैसे देके गेम खेलते हो, मूवी देखते हो, सॉन्ग सुनते हो, ऑनलाइन पोर्टल पर जाके, किसी ऐप में किसी पोर्टल पर जाके तुम जब ऑनलाइन सर्विसेज लेते हो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे गेम खेलना पैसे दे देके, सॉन्ग सुनना, मूवी डाउनलोड करके देखना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, हमारे में जैसे हमारी टीम सपोर्ट करती है आपको, तो ये OIDAR सर्विसेज नहीं है। ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना, किसी भी ह्यूमन सपोर्ट के बिना अगर तुम ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हो तो जनरली ये सेक्शन OIDAR की कैटेगरी में आता है और OIDAR सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। ठीक, तो दो हो गए यहां पे, एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू और बाय इको, और या फिर सप्लाई ऑफ कौन सी सर्विसेज? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं? OIDAR सर्विसेज। और इसमें हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं? सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। ये सर्विसेज किसको दे रहे हैं? रेसिपिएंट। कौन है? अनरजिस्टर्ड। तो बोलता है वैल्यू मत देखो जो 50,000 है या नहीं है, वैल्यू देखना ही नहीं है। टैक्स इनवॉइस पर होना चाहिए क्या? टैक्स इनवॉइस जो मैं इशू करूंगा उसमें होना चाहिए क्या? नेम, एड्रेस along with नेम ऑफ स्टेट एंड पिन कोड, ये होना चाहिए। और वो जो एड्रेस हम वहां सप्लाई करेंगे वही एड्रेस कहलाएगा कि रेसिपिएंट का मेरे रिकॉर्ड में एड्रेस है। सर ये रिक्वायरमेंट क्यों दी गई? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए इन सब केसेस में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन की कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, इको के केस में या TCS के कंप्लायंस में, और या फिर आपका ये क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए कि ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। सर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, रेसिपिएंट का एड्रेस चाहिए। अब अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है और वैल्यू मान लो 30,000 है, 20,000 है, तो पहले क्या था? पहले था कि चाहो तो दे दो, लेकिन अब क्या कहता है? इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, यानी 50,000 की वैल्यू हो न हो, हमें मिनिमम रेसिपिएंट का नाम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, उसके स्टेट का नाम भी चाहिए और उसका पिन कोड भी चाहिए। किस पे? टैक्स इनवॉइस पे, जो कौन इशू करेगा? अब जो भी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है इको के थ्रू, या फिर इको और या फिर ये OIDAR वाला, और उसको फिर हम डिम्ड मान लेंगे एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इन माय रिकॉर्ड इन सर्विस प्रोवाइडर रिकॉर्ड। एक ये अमेंडमेंट 4-5 लाइन की ऐड हुई है। सर कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस में इतनी चीजें आप पढ़ते हैं, राइट? एक चीज और ऐड हो गई, क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी अमेंडमेंट्स के लिए परेशान नहीं होना है। अमेंडमेंट्स का इंपैक्ट ओवरऑल 5% ही है। आपने अपडेटेड चीज क्लास के अंदर पढ़ी हुई है, कोई फाइनेंस एक्ट का चेंज नहीं हो रहा, थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं हर चैप्टर में, वो मैं चैप्टर वाइज आपको बता ही रहा हूं। सर ये ऑलरेडी अमेंडमेंट्स क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस हो चुकी है, ये वाली अमेंडमेंट्स ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस हो चुकी है। उन सब अमेंडमेंट्स को जो मैंने ऑलरेडी क्लास के अंदर बता दिया है, मैं यहां डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। सर ई इनवॉइस में यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बैंक को ई इनवॉइस के अंदर हम लोगों ने क्लास के अंदर क्या पढ़ा? लिमिट हो गई है 20 करोड़ से कम, कितनी? 10 करोड़। कब से? 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक, उसके बाद हम लोग क्लास के अंदर क्या पढ़ते हैं? क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि इन केसेस में ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। जैसे बैंक जैसे हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा? ई इनवॉइस हम लोगों ने पहले पढ़ा कि पिछले साल का टर्नओवर, पिछले साल में भी कोई भी साल, राइट? ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछला साल देखना है। फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर
पिछला साल में कोई भी किसी भी साल में अगर तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर वो जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है 20 करोड़ और 10 करोड़ उससे क्रॉस कर गया तो करंट ईयर में तुमको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। बट इन लोगों के लिए हम टर्नओवर क्रॉस करे ना करे ई इनवॉइस मैंडेटरी है ही नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या इंश्योरर का, बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, एनबीएफसी का कि इनका पिछले साल का टर्नओवर 100 करोड़ है, क्या करंट ईयर में इनको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है? तो तुम बोलोगे नहीं। अब क्या हुआ, कंफ्यूजन क्या हुई, सर बैंक कभी कभी सुना है बैंकिंग सर्विसेज के अलावा कुछ और भी काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड का बेचने का काम कर देता है, फॉर एग्जाम्पल नॉन बैंकिंग टाइप का काम, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड बेचना शुरू कर देता है। सर बैंकिंग कंपनी, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो ये जो अब कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना अमेंडमेंट वो सब पे एप्लीकेबल है, राइट। सर बात हुई कि बैंक सिर्फ बैंकिंग की सर्विसेज नहीं दे रहा है, बैंक और भी काम कर रहा है। जैसे मान लो बैंक अपने पुराने फर्नीचर बेच रहा है, जैसे बैंक मान लो गोल्ड कॉइन बेच रहा है, बैंक मान लो म्यूचुअल फंड्स बेच रहा है, राइट। बैंक बैंकिंग सर्विसेज के अलावा बहुत सारे काम करता है, इसमें से जो भी नाम है। तो आप जो बोल रहे हो यहां पे कि ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है बैंक को, वो सारे केसेस में, मान लो आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक अपना गोल्ड बेचने का काम कर रहा है। अब एक ज्वेलर्स गोल्ड बेचता है, मान लो कोई ज्वेलर्स है जो गोल्ड बेचता है, तो वो ई इनवॉइस इशू कर रहा है। अब बैंक का काम है बैंकिंग सर्विसेज देना, लेकिन उसके अलावा वो गोल्ड भी बेच रहा है, तो क्या उसमें उसको ई इनवॉइस इशू करना है क्या? आंसर इज नो। अब ये क्लैरिफिकेशन आई है जो मैंने इस नोट्स में सबसे पीछे रखा है, पेज नंबर किस पे, पेज नंबर 9.36 पे। आपके पास जो बुक है उसमें ये पेज ना हो, जो मैंने अमेंडमेंट की बुकलेट दी है उसमें ये पेज है। सर पेज नंबर 9.36 पे वो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर डाल दिया है। क्या कहता है कि सर ई इनवॉइस बैंक को इशू करने की जरूरत नहीं है। पढ़ा, अभी क्लास के अंदर पढ़ा। तो बैंक में सर बैंक अगर मान लो गोल्ड बेचे तो भी इनवॉइस बेचने की जरूरत नहीं, ई इनवॉइस इशू करने की या अपलोड करने की, जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत बैंक को नहीं है। लेकिन सर बैंक गोल्ड बेचे तो भी आंसर इज यस। बैंक कोई भी काम करे वो ई इनवॉइस के कंप्लायंस से बाहर है, बस तुमको ये ध्यान रखना है। यहां पे सर्टेन एंटिटीज एंड सेक्टर आर एग्जम्प्ट फ्रॉम मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस। इशू क्या आया, वो एंटिटी एज अ होल एग्जम्प्ट है फ्रॉम ई इनवॉइस या उसकी कुछ सर्विसेज। तो क्लैरिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर इशू करके कि नहीं, एंटिटी एज अ होल, एंटिटी अब कोई भी काम करे उसको ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बैंक बैंकिंग सर्विसेज के अलावा कभी कभी गुड्स बेचता है, कभी कभी गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स बेचता है, बुलियंस बेचता है। एक ज्वेलर वाला, ध्यान से सुनो, एक ज्वेलर वाला जिसका टर्नओवर पिछले साल 100 करोड़ है, अगर वो गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन बेचता है तो उसको ई इनवॉइस इशू करना है। वो B2B सेल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई इनवॉइस कब जनरेट करते हैं, जब हम सप्लाई करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को। तो अब सवाल यह आया कि अगर वही गोल्ड क्वाइन, सिल्वर क्वाइन, गोल्ड, सिल्वर, बुलियंस अगर बैंक बेचे तो सर बैंक को ई इनवॉइस का कंप्लायंस करना ही नहीं है, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज दे या उसके अलावा वो कोई और भी काम करे, कोई भी वो गुड्स की सप्लाई करे, कोई भी सर्विसेज की सप्लाई करे एज अ होल, इंश्योरेंस कंपनी या बैंक या और भी जो 5-6 नाम है वहां पे, किसी को भी ई इनवॉइस का कंप्लायंस नहीं करना है। तो ये एक पेज पे छोटी सी बात थी, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए जो रिवीजन करोगे, लास्ट रिवीजन की, सर मेरा कल एग्जाम है, आज पढ़ना है, तो इस एग्जाम्पल को देख लेना, बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। एक बार अभी देख ली, अब एग्जाम के लिए जब तैयारी करोगे कि सर मेरा कल एग्जाम है, बताओ ये आज देखना है कि नहीं देखना है, तो देखना है इसको। पेज नंबर 9.36 पे जो अमेंडमेंट थी वो हमारी हो गई। पेज नंबर 9.5 पर जो अमेंडमेंट का डिस्कशन किए कि अगर OIDAR सर्विसेज है या फिर सर्विसेज बाय इको है या थ्रू इको है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू टैक्स इनवॉइस पर नेम, एड्रेस, स्टेट का नाम और पिन कोड रहेगा। क्लियर। अब 9.23 पे आते हैं। आप ही के नोट्स में 9.23 में यहां पर क्लास में क्या पढ़ाया कि अगर मैं, देखो क्लास में कॉन्सेप्ट क्या पढ़े कि अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं
और तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो मैं तुम्हें मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, राइट, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, जीएसटी वाला, तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा, ये पढ़े। उसके बाद अगर मैं एग्जम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा हूं तो मैं बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा। लेकिन क्या होगा जब मैं दोनों चीज बेच रहा हूं? सर मैंने एक कस्टमर आया मेरी दुकान पर, वो कुछ एग्जम्प्टेड गुड्स भी खरीद रहा है जिसपे जीएसटी नहीं है और कुछ टैक्सेबल गुड्स भी खरीद रहा है जिसपे जीएसटी है। अब मैं क्या करूं, दो इनवॉइस उसको दूं, एक टैक्स इनवॉइस और एक बिल ऑफ सप्लाई? तो बोला गया नहीं नहीं, तुम एक कंबाइंड इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर दो। अगर रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स सप्लाई कर रहा है किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो कहता है अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो एक ही इनवॉइस में टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड गुड्स का डिस्कशन करता हुआ वो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है। अब इसमें क्या हुआ था, एक टेक्निकल एरर थी इसमें। ये रूल लिखते समय ये जो रूल 46A आया, इसमें क्या लिखा, दिस इज नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 46 और रूल 49 और रूल 54। ये बात ना एक टेक्निकल एरर थी, तो इसको बदल दिया गया। क्या बोला गया कि भाई तुम इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करो। कब? जब मैं एक साथ टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड सप्लाई दे रहा हूं किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कंबाइंड इशू कर दो। बट तुमको और भी जो कंप्लायंस दिए हुए रूल 46 में, टैक्स इनवॉइस के कंटेंट, या फिर रूल 49 हम लोग पढ़ते हैं इसको बिल ऑफ सप्लाई के कंटेंट। सर रूल 46 में जो बात लिखी हुई है, रूल 54 में जो बात लिखी है, रूल 49 में जो बात लिखी है, उनका भी कंप्लायंस करना होगा तुमको। पहले क्या था, नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब उनका कंप्लायंस करो ना करो, ऐसा नहीं था। ये एक टेक्निकल एरर थी जिसको दूर किया गया है। इस अमेंडमेंट का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, तुम इसको इग्नोर भी कर सकते हो। बोला सर रूल 46 कहां पढ़े हैं क्लास में? तो रूल 46 हम लोगों ने पढ़ा है टैक्स इनवॉइस के अंदर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, पेज नंबर 9.5 पे। रूल 49 हम लोगों ने पढ़ा है बिल ऑफ सप्लाई का कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, पेज नंबर 9.22 में। और रूल 54 हमने क्लास में पढ़ा है वेरियस स्पेशल केसेस, जैसे थिएटर वाले के केस में, ट्रांसपोर्टर के केस में, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के केस में हो गया, जीटीए का केस हो गया, थिएटर का केस हो गया, बैंकिंग का केस हो गया। स्पेशल केसेस में टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करना है हमने वो पढ़ा रूल 54 पेज नंबर 27 और 28 में। सर कुल मिला के कहना यह चाह रहा है कि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई जब इशू करेंगे तो इन रूल्स के भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। पहले लिखा हुआ था फॉलो करो ना करो, नॉट विथ स्टैंडिंग, अब कहता है कि नहीं, सब्जेक्ट टू दीज रूल्स। तो एक क्लैरिफिकेशन आई है और अमेंडमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सर मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन सी है? 9.36 वाली अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक और अमेंडमेंट आपसे डिस्कस करनी है। पेज नंबर 9.7 पे वापस चलते हैं। सर पेज नंबर 9.7 पे वापस चलते हैं। 9.7 पे मैंने क्या बोला, ये जो लोग जिनको बोला गया है कि आपको ई इनवॉइस का कंप्लायंस नहीं करना है, तो एज अ होल नहीं करना है, यानी अगर इंश्योरेंस कंपनी यहां पर नाम लिखा है तो अब इंश्योरेंस कंपनी कोई भी सर्विस दे, एक इंश्योरेंस कंपनी अब कोई भी सर्विसेज दे, कोई भी गुड्स का सप्लाई करे, उसको ई इनवॉइस का कंप्लायंस नहीं करना है। बात हो गई। अब लिमिट पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने क्लास के अंदर पढ़ा कि 20 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ हो गई है, कब से? 1 अक्टूबर 2022 से। अब इसमें यह लिमिट ना फर्दर रिड्यूस हो गई है, 5 करोड़ हो गई है। ये जो 10 करोड़ की लिमिट है ये 5 करोड़ हो गई है। लेकिन इसका नोटिफिकेशन कब आया है? 10 मई 2023 को। और ये 5 करोड़ की जो लिमिट है ये कब से हुई है? 1 अगस्त 2023 से, यानी नए फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर आपका सिलेबस ही नहीं है। सर हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा, आपका एग्जाम्स अगर नवंबर दिसंबर 2023 में है तो आपका फाइनेंशियल ईयर जीएसटी में क्या है? फाइनेंशियल ईयर 22-23, 22-23, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023।
जिसमें आपको जो क्लास में पढ़ाया है 20 करोड़ और 10 करोड़ वही ध्यान रखना है। 20 करोड़ था 10 करोड़ हो गया, कब से? 1 अक्टूबर 2022 से। और इसमें क्या होता है, हम पिछले साल तक का लिमिट देखते हैं। ये यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमें ई इनवॉइस इशू करना है कि नहीं करना है, उसके लिए हम पिछले सालों का देखेंगे। कहां से? फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 तक का देखेंगे। किसी भी एक साल में अगर तुम्हारा टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस कर जाए या 1 अक्टूबर के बाद वही लिमिट कितने पे हो गई? 10 करोड़। पिछले साल की लिमिट 10 करोड़ से ज्यादा है, तो इस साल में 1 अक्टूबर के बाद तुम्हें क्या करना होगा? ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी होगा। ठीक, अब इसमें जो ये अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट नए साल के लिए आई है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आई है। कब से आई है ये अमेंडमेंट? 1 अक्टूबर से आई है। ये अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन कब आया? 10 मई को आया है। तो सर 10 मई को नोटिफिकेशन आने के कारण ये जो 10 करोड़ से फर्दर 5 करोड़ हुआ है, ये लिमिट सीए इंटर वाले बच्चे जिनका एग्जाम नवंबर 2023 में, उनको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपका कट ऑफ होता है 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनो, सीएमए स्टूडेंट्स, अगर आपका सीएमए का एग्जाम है दिसंबर 2023 में, तो जिसकी कट ऑफ डेट होती है नोटिफिकेशन की 31 मई। तो अब इस वीडियो को YouTube चैनल पे जो भी सीएमए स्टूडेंट देख रहे हैं, अपने सीएमए फ्रेंड्स को जरूर बताओ कि भाई सीए वाले बच्चों के लिए लिमिट है 20 करोड़ और 10 करोड़, लेकिन सीएमए वाले बच्चों के लिए तीसरी लिमिट भी पढ़नी है 5 करोड़ की। अगर आपका सीएमए का कोर्स है और आपका एग्जाम दिसंबर 2023 में है, तो आपको एक और लिमिट पढ़नी है 5 करोड़ की, जो कब से आई है? 1 अगस्त 2023 से आई है, नए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। और ये पढ़ के जाना होगा, याद करके जाना होगा सीएमए स्टूडेंट को दिसंबर एग्जाम्स के लिए। सर 2024 का एग्जाम है, तब तो सीए सीएमए दोनों को ये लिमिट पढ़नी है। मैं तो बात कर रहा हूं नवंबर दिसंबर 2023। तो आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, ये जो क्लास में पढ़े ना 20 और 10, यही पढ़ के जाना है, इसी के बेस पे एग्जाम देना है। आप सीएमए का एग्जाम्स दे रहे हैं दिसंबर में, तो आपको ये नई वाली लिमिट भी पढ़नी होगी, क्योंकि सीएमए के एग्जाम में कट ऑफ डेट होता है 31 मई। तो जो क्लास में पढ़े 20 और 10 करोड़, वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए है, डिसीजन लेने में हेल्पफुल है, वो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब सीएमए के एग्जाम के लिए अगला फाइनेंशियल ईयर में लिमिट 10 करोड़ से कितनी कर दी गई है? 5 करोड़। कब से? 1 अगस्त 2023 से। अब इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जो सीएमए के स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट होगा। सर लिमिट फॉर ई इनवॉइस, ठीक, लिमिट फॉर ई इनवॉइस, हमारा एग्जाम नवंबर दिसंबर 2023 में है। जनरली इसमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 इंपॉर्टेंट होता है। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, कोई मंथ होगा, कोई क्वार्टर होगा। देखो आईडीटी जीएसटी का जो क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में, जीएसटी का जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है उसमें मंथ का क्वेश्चन होता है, उसमें क्वार्टर का क्वेश्चन होता है। जनवरी मंथ, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर, हाफ ईयरली 6 महीने का मंथ एंडिंग ऑन सितंबर 2022, 6 मंथ्स पीरियड एंडिंग ऑन मार्च 2023, ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम्स में। कौन से फाइनेंशियल ईयर के होंगे? 22-23 के। सर इनकम टैक्स का जब आप पेपर देते हैं, इनकम टैक्स का जब पेपर देते हैं तो वहां चलता है AYPY, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। जब आप इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर देंगे, आप देख लो, मॉक टेस्ट पेपर में देख लो, आइडिया लग जाएगा। इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करती है, उसमें आप क्वेश्चन पेपर में पीरियड पढ़ो, और क्लास में भी बताया हुआ है। जनरली इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी के क्वेश्चन में मंथ के क्वेश्चन होते हैं, क्वार्टर के क्वेश्चन होते हैं, हाफ ईयर के क्वेश्चन होते हैं, और वो क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल ईयर 22-23 के होंगे। तो सर जब अगर क्वेश्चन फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है, तब तो 5 करोड़ की लिमिट है ही नहीं, 20 और 10। तो आपने 20 करोड़ की लिमिट और 10 करोड़ की लिमिट दोनों ध्यान रखनी है। 10 करोड़ की लिमिट 20 से 10 पर कब आए हैं? जब हम 1 अक्टूबर 2022 और उसके बाद के पीरियड का डिसीजन लेंगे एग्जाम में। सर देयर आर नो चेंजेस फॉर सीए इंटर एग्जाम्स। आपका सीए इंटर का जो एग्जाम्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अगर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन या केस स्टडी आता है कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक का डिसीजन लेना है 2022,
मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया अगस्त 2022 मंथ का क्वेश्चन आया है, पूछ रहा है तुमसे कि ई इनवॉइस मैंडेटरी है कि नहीं है बताओ। तो हमें अगस्त 2022 के लिए डिसीजन लेना है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाना पड़ेगा। कहां से कहां तक? तो 17-18 से लेकर 21-22 तक। किसी भी ईयर में अगर अगस्त का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, अगस्त का क्वेश्चन है, तो हमें पिछले सालों में जाके देखना होगा कि हमारा टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है या नहीं है। तो लिमिट 20 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर। नहीं सर, एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है जनवरी 2023। एक कंपनी है, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रही है, ठीक है, उसका पिछले साल का टर्नओवर इतना करोड़ है, बताओ ई इनवॉइस इशू करना है कि नहीं करना है। क्वेश्चन कौन से पीरियड का है? जनवरी 2023 का, जनवरी 2023। तो तुमको 10 करोड़ की लिमिट पे अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। तो सर आपने क्लास में जो पढ़ा 20 करोड़ और 10 करोड़ की लिमिट, क्या वो एग्जाम में दोनों लिमिट काम आ सकती है? हां, दोनों लिमिट काम आ सकती है। ठीक, कैसे सर? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है अप्रैल से लेकर सितंबर मंथ का, बताओ कि इस पीरियड में ई इनवॉइस इशू करना है कि नहीं करना है, तो हम पिछले साल का जो लिमिट है 17-18 या 18-19 या 19-20 या 20-21 या 21-22, उसमें क्या देखेंगे? 20 करोड़। और एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है इस पीरियड के बीच का, तो हम फिर उसी ईयर के पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाके हम देखेंगे लिमिट कितना? 10 करोड़। क्लास में बताया हुआ है। अब सुनो सर, सीएमए के एग्जाम में क्या करना है? मेरा तो सीएमए का एग्जाम है दिसंबर में, तो वहां नोटिफिकेशन 31 मई तक के वैलिड होते हैं। उसमें एक नोटिफिकेशन आया 10 मई को और उसने लिमिट कम कर दी 5 करोड़ की, 10 करोड़ से। लेकिन ये कब से की है? ये उस डेट को देखो, ये नया चीज है, ये नई डेट है, आपको ये न्यू डेट है, 1 अगस्त न्यू डेट है ये। इसका इंपैक्ट कौन से फाइनेंशियल ईयर में पड़ेगा? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पड़ेगा। तो जो आपने क्लास में पढ़ा है उसके बाद जब हम लोग ईयर चेंज करेंगे, अगले साल का डिसीजन लेंगे, तो हमें इस नई लिमिट पे काम करना होगा। अब उसको लिए मैंने यहां बताया, देखो ये अमेंडमेंट का इंपैक्ट क्या, कि अगर क्वेश्चन में बोलता है कि अप्रैल से लेकर जुलाई में ई इनवॉइस इशू करना है कि नहीं करना है, बताओ कौन सा ईयर? 2023। तो फिर हमें पिछले साल में लिमिट देखनी होगी 10 करोड़ की। और अगस्त ऑनवर्ड्स पूछता है, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है से जुलाई 23 में ए लिमिटेड को एक B2B सेल करनी है, जुलाई 23 में ए लिमिटेड को एक B2B सेल करनी है, बताओ इसको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है या नहीं है? कब का क्वेश्चन है? जुलाई 23। और जुलाई कहता हूं, अगस्त है ना, जुलाई नहीं, सितंबर। अमेंडमेंट कब से आई है? 5 करोड़ की, 1 अगस्त ऑनवर्ड्स। तो सितंबर के लिए पूछ रहा है, तो हम 5 करोड़ पे इसका डिसीजन लेंगे। सीएमए के एग्जाम में तीनों लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि एग्जाम में कौन सा पीरियड का क्वेश्चन पूछ रहा है। तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है इस पीरियड के बीच में ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है कि नहीं है, तो हमें पिछले सालों का जो टर्नओवर देखना है वो 20 करोड़ का देखना है। तुमसे पूछा जा रहा है इस पीरियड के बीच का, तो तुम्हें पिछले सालों का जो टर्नओवर देखना है वो 10 करोड़ का देखना है। तुमसे एग्जाम में पूछा जा रहा है 1 अगस्त के बाद का, 1 अक्टूबर 2022 के बाद का, तो 10 करोड़, 1 अगस्त 2023 के बाद का, तो 5 करोड़। सर 5 करोड़ की लिमिट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आ रही है। फिर से देखो, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है कि नहीं है, उसके लिए हम पिछले सालों का टर्नओवर देखेंगे। सर पिछले साल में 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 सब में तुम्हारा 8 करोड़ से कम और 8 करोड़ था। पिछले साल में जितने भी साल हैं, यही तो देखते हैं क्लास में, यही तो बात हुई थी, पिछला ही साल नहीं देखते हैं। सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ई इनवॉइस इशू करना है या नहीं करना है, उसके लिए सिर्फ पिछला साल नहीं देखेंगे, 22-23 नहीं, सारे ईयर देखेंगे, 17-18 से लेकर 22-23 तक के। सर सब में देख लिया 8 करोड़ टर्नओवर या उससे कम है, 8 करोड़ या उससे कम है, तो 31 जुलाई तक तुम्हारे को ई इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यहां लिमिट कितनी देखनी थी? 10 करोड़। बट 1 अगस्त 2023 के बाद तुम्हारे लिए मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि यहां लिमिट कितनी देखनी है? पिछले साल में या उसके भी पिछले सालों में 5 करोड़। पिछले साल की लिमिट कितनी आ रही है? 8 करोड़। तो जब लिमिट 10 करोड़ है तो नॉट मैंडेटरी,
लेकिन 1 अगस्त से वो लिमिट 10 से 5 पर आ गई तो मैंडेटरी। अब सुनो जो क्लास में आप पढ़े, ये रहा क्लास वाला। सर हमें डिसीजन लेना है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, और पिछले सालों में 17-18 से लेकर 21-22 तक में हमने देखा कि हमारा एनुअल टर्नओवर 13 करोड़ के आसपास है। तो 13 करोड़, तो फिर डिसीजन कौन से पीरियड का लेना है? 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का। तो यहां पर लिमिट आपने क्लास में क्या पढ़ी? 20 करोड़। फिर ये लिमिट घट के कितनी हो गई थी? 10 करोड़। 10 करोड़। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। एक तो ये ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद लिमिट 20 से 10 पे आई, और फिर नया वाला जो 5 करोड़ आया है वो सीए के एग्जाम्स में, तो सीए स्टूडेंट को टेंशन ही नहीं लेना है, ध्यान ही नहीं रखना है 5 करोड़ का। 20 और 10 पे गेम खेलना है, और कहीं से तुम सुनो 5 करोड़ के बारे में तो कंफ्यूज नहीं होना। मेरा एग्जाम नवंबर 23 में है, 5 करोड़ की लिमिट मेरे लिए नहीं है। सीए एग्जाम्स, सीए इंटर के स्टूडेंट्स, आप 20 और 10 पे गेम खेलेंगे। और सीएमए स्टूडेंट ध्यान से देखना, तुम 20, 10 या 5 किसी पे भी गेम खेल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कौन से पीरियड का क्वेश्चन पूछ रहा है। सर एग्जाम में ई इनवॉइस इशू करना है कि नहीं करना है? अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बताओ ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है या नहीं, तो वहां पर हमारे पास 2 ही लिमिट है, 20 और 10। और अगर एग्जाम में पूछ रहा है 23-24 में बताओ ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है कि नहीं, तो फिर वहां 10 और 5। और दिस इज रेलिवेंट फॉर सीएमए एग्जाम्स ओनली, दिसंबर 2023। आप बच्चे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका एग्जाम 2024 में है, तो सीए सीएमए सबको पढ़ना है। फिर 10 करोड़ और 5 करोड़, वहां फाइनेंशियल ईयर पूरा चेंज हो जाएगा, उसकी तो अलग से वीडियो आएगी। अभी फिलहाल ये वीडियो किसको फोकस करके बन रही है? नवंबर दिसंबर 2023। तो सर 3 लिमिट पढ़ के जाना पड़ेगा। अरे इतनी चीज पढ़ के जा रहे हो, तीसरी लिमिट भी पढ़ के चले जाओ। अमेंडमेंट से कभी कभी 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना। अच्छा सीएमए स्टूडेंट्स, डेट जरूर लिखना, नोटिफिकेशन नंबर मत लिखना, डेट जरूर लिखना कि 20 करोड़ की जो टर्नओवर की लिमिट है वो 10 करोड़ हो गई है। कब से? 1 अक्टूबर 2022 से। और वही लिमिट फिर 5 करोड़ हो गई है कब से? 1 अगस्त 2023 से। एग्जाम में डेट जरूर लिखना है कि ये जो 5 करोड़ की लिमिट है वो कब से हुई है, 10 करोड़ की लिमिट कब से हुई है। तो प्लीज वो डेट याद करके जाना, मैंने यहां लिख भी दिया है। और किस ईयर के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा ईयर, किस पीरियड में, किस ईयर के लिए किस पीरियड में पूछा जा रहा है ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है कि नहीं। मान लो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अप्रैल के लिए। सर अप्रैल मंथ, अप्रैल 2023 में ए लिमिटेड एक B2B सप्लाई कर रहा है, बताओ इसको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है या नहीं है। अप्रैल का पूछ रहा है। अब अप्रैल का पूछ रहा है तो हमें इसके लिए क्या देखना होगा? फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, अगर इस अप्रैल के लिए पूछ रहा है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितने से अधिक, 10 करोड़ से अगर अधिक है, ऐसे सोचना है। सर अप्रैल 2023 में लिमिट 10 करोड़ ही थी। अब ये अप्रैल 2023 कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? फाइनेंशियल ईयर 23-24। आप रजिस्टर्ड पर्सन है, B2B सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या देखना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18। तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 में से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, एक साल का फाइनेंशियल ईयर में अगर तुम्हारा टर्नओवर 10 करोड़ से क्रॉस कर जाए किसी भी ईयर में, तो फिर तुम्हारा इफ यस, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ई इनवॉइस मैंडेटरी। अब अप्रैल 2023 एग्जाम में पूछा है, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में फॉल कर रहा है, तो हमें यहां 22-23 का भी देखना होगा। अब यही 5 करोड़ कब देखेंगे? जब अप्रैल की जगह क्या पूछे? अगस्त 2023, सितंबर 2023, क्योंकि अमेंडमेंट ये वाली जो आई ना 5 करोड़ वाली, वो कहां से आई है? 1 अगस्त 2023 से। सर टैक्स इनवॉइस चैप्टर की सारी अमेंडमेंट कंप्लीट है। प्लीज इस अमेंडमेंट की वीडियो को एक्सेप्ट करना है, परेशान नहीं होना है।
सर हमने इतना सारा कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंदर पढ़ा है क्लास में, क्या सब बेकार हो गए? नहीं, हमने इतने इतने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, इतने इतने क्वेश्चन किए हर चैप्टर में, क्या इस छोटी छोटी सी थोड़ी थोड़ी सी अमेंडमेंट से तुम घबरा जाओगे? नहीं, तुमको इन अमेंडमेंट्स को एक एक बार देखनी है और एक एक बार रिवाइज करनी है एग्जाम से पहले। तो सर 5 करोड़ की लिमिट अगर आप सुन रहे हैं तो सीए इंटर वाले बच्चों उसको साइड कर दो, ये हमारे एग्जाम्स के लिए नहीं है। और सीएमए वाले स्टूडेंट्स इंप्लीमेंट करो और अपने सीएमए फ्रेंड्स को बताओ, क्योंकि सीएमए के स्टूडेंट्स अक्सर सीए इंटर वाली वीडियो देखते हैं। सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स भी 20 और 10 ही पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो प्लीज अपने सीएमए फ्रेंड्स को बताओ कि बेटा तुम्हारा सीएमए में दिसंबर में अगर एग्जाम्स है तो नोटिफिकेशन 31 मई तक की वैलिड होती है, और ये नोटिफिकेशन मई मंथ में आई है, इसीलिए सीए वाले नहीं पढ़ रहे हैं, सीएमए वालों को पढ़ना। और मैंने विद एग्जाम्पल सब कुछ बता दिया। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं स्क्रॉल कर देता हूं, फिर से इसको लिख लो। सारी अमेंडमेंट्स इस चैप्टर की हो गई। अमेंडमेंट के जो नोट्स इशू हुए हैं उसमें ये सब दिए हुए हैं, तुमको खाली वो अपने सामने रखना है। कोई भी अमेंडमेंट देखो किसी भी चैप्टर की, पहले अपनी रेगुलर क्लास और रेगुलर बुक से वो चैप्टर कंप्लीट कर लो, उसके बाद अमेंडमेंट की वीडियो देखनी है आपको। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट। देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया आपको। इसी में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनवरी 2023 का, जनवरी 2023 में ए लिमिटेड एक ई इनवॉइस इशू करना चाहता है, तो अब उसके लिए ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 22-23। तो हमें फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जाके देखना होगा कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है कि नहीं, क्योंकि ये जनवरी 2023 है। और 10 करोड़ वाली अमेंडमेंट कब से आ रखी है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। तो जनवरी 23 के क्वेश्चन में 10 करोड़ देखना होगा। सर अप्रैल 23 में भी 10 करोड़ ही देखना है, लेकिन एक ईयर यहां पर और ऐड हो गया, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 22-23। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है प्लीज। ये जो अमेंडमेंट्स हैं 20 करोड़ की, 10 करोड़ की और 5 करोड़ की, डेट के साथ ध्यान रखना। नोटिफिकेशन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। डेट 1 अक्टूबर 2022 से लिमिट 10 करोड़ हो गई 20 से, और उसके बाद 1 अगस्त 2023 से लिमिट कितनी हो गई? 5 करोड़। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।